आप सभी के प्रति सादर अभिवादन, सुप्रभात, 9 दिवस की मंगलमय कामनाएं। आज चर्चा का विषय के तहत आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और इसकी मूलभूत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। इसकी तुलना हम मिस्र और मेसोपोटामिया तथा चीन की सभ्यताओं से करते हैं अथवा इनसे भी प्राचीनतम सभ्यता इसे माना जाता है। दुनिया की सर्वाधिक विकसित एक बड़े भूभाग में फैली सिंधु घाटी सभ्यता निसंदेह दुनिया की एक महानतम सभ्यताओं में एक है। 1921 से पहले भारत के इतिहास में माना जाता था वैदिक सभ्यता ही सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता है और 1921 में यह धारणा भंग हो गई जब दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगाया। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी सिंधु सभ्यता के उत्खनन करता थे और 1921 में इस सभ्यता के बारे में खोजा। हालांकि इससे पहले चार्ल्स मैसन और जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली थी, लेकिन अभिष्ट पुष्टि 1921 में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण और इसके बारे में पता लगाया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज होती है वह 1921 में होती है और इसका श्रेय दयाराम साहनी रखालदास बनर्जी को जाता है। अब प्रश्न उठता है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। हम पहले टॉपिक पर चलते हैं, नामकरण। अब नामकरण, इस सभ्यता के भिन्न भिन्न नाम उपलब्ध हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के अधिकांश नगर सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और दूसरा इसका नाम दिया जाता है, उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा, चूंकि इस सभ्यता का पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। एक इतिहासकार थे अमलानंद घोष साहब। अमलानंद घोष ने से एक नदी का पता लगाया था जिसका नाम था सरस्वती नदी, और बाद में ब्रजवासी लाल जैसे इतिहासकारों ने इसकी पुष्टि भी करते हैं। और इस सरस्वती नदी कभी राजस्थान में बहती थी, अब वह विलुप्त हो गई है, ऐसी धारणा है। हालांकि कुछ विद्वान इस सरस्वती नदी के अस्तित्व को नकारते हैं और इसके बारे में कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर इसी नदी के किनारे थे, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम इसका नामकरण किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है ये सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि नामों से पुकारते हैं। अब हम सिंधु सभ्यता का विस्तार जानें। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में यह एक विशाल भूभाग 12,96,000 वर्ग किलोमीटर में फैली एक विकसित सभ्यता थी। इसके उत्तर में मांडा है, मांडा व चिनाब नदी के तट पर है, और दूसरा दक्षिण में है सुतकांगडोर है, सबसे दक्षिण में दैमाबाद है। उत्तर में मांडा और सबसे दक्षिण में दैमाबाद की स्थिति है जो महाराष्ट्र में स्थित है, और सबसे पूरब में मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, और सबसे पश्चिम में सुतकांगडोर है जिसकी स्थिति वर्तमान अफगानिस्तान में मानी जाती है, और यह दास्त नदी के किनारे। यानी आप कह सकते हैं सबसे उत्तरी सीमा पर मांडा,
सबसे दक्षिणी सीमा पर दैमाबाद, सबसे पूर्वी सीमा पर आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी सीमा पर सूतकांगडोर शहर स्थित हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। 12,96,000 वर्ग किलोमीटर में फैली सभ्यता थी। यानी अब इसके बारे में आपने देखा, सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत भूभाग, भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के एक विशाल भूभाग पर फैली यह नगरीय सभ्यता थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की मूलभूत विशेषताओं में चलें। सबसे पहली विशेषता है इसका नगर नियोजन। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता होने के नाते अब हम लोग इसके इतिहास पर चलते हैं। वह है इसका नगर नियोजन प्रणाली। सिंधु सभ्यता एक विकसित और नगरीय सभ्यता थी और इसके नगर की सबसे मूलभूत विशेषता है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी 90 अंश पर। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की पहली विशेषता है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। पहली विशेषता। आज ऐसा शहर बनावट सिर्फ भारत में एक शहर में मिलता है, वह है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की स्थापना सभी लोग जानते हैं। एक यूरोपी था कांजूबियर, उन्होंने स्थापना किया था। यानी चंडीगढ़ की बनावट सिंधु सभ्यता के नगरों की भांति है। पहला चीज देखें। और दूसरी चीज देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहाँ के मकानों में जल निकासी का उत्तम प्रबंध था। यानी जो घरों में प्रयोग होने वाले जल का नालियों के माध्यम से वह नदी तथा अन्य क्षेत्रों में चला जाता था, यानी जल निकासी का एक उत्तम प्रबंध था। और तीसरी विशेषता थी, यहाँ के मकानों में अमूमन पकी ईंटों का प्रयोग होता था। मकानों के अंदर अन्नागार होते थे, सभागार होते थे, पुरोहित आवास होते थे, स्नानागार होते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो थे अत्यंत विकसित अवस्था में थे और नगरों में व्यापार उन्नतशील था। और जब नगरीय व्यवस्था थी, यहाँ की सड़कें उन्नतशील थी। यानी सिंधु सभ्यता के जो नगर थे जो दुर्गीकृत अथवा टीलों में विभक्त थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला थोड़ा ऊंचाई पर था, पश्चिमी टीला थोड़ा सा नीचे था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अहम मूलभूत विशेषता है इसकी नगर नियोजन प्रणाली। क्या है? नगर नियोजन प्रणाली। अब हम सेकंड चीज चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी चीज है वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ के समाज के बारे में कैसी स्थिति है। यानी आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वह 5 वर्गों में बांटा था। यानी वह 5 वर्ग कौन कौन थे? दार्शनिक वर्ग था, एक जिसे विद्वान वर्ग कहा गया। दूसरा वर्ग था पुरोहित वर्ग था, जो यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि करता था। और जो तीसरा वर्ग था योद्धा वर्ग था। और चौथा वर्ग था श्रमिक वर्ग या श्रमजीवी वर्ग था। और पांचवा वर्ग था वह किसी कृषक वर्ग था। यानी कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक संरचना थी वह कुछ इस प्रकार थी। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे मूलभूत तत्वों पर चलते हैं। वह दूसरा मूलभूत तत्व क्या है, अब इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। वह है धार्मिक कर्मकांड। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुदेववाद का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? बहुदेववाद। और यहाँ के सभी लोग मातृदेवी, पशुपति, पीपल आदि की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यानी यहाँ बहुदेववाद का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो यहाँ पर किसी प्रकार के मंदिर आज के प्रमाण नहीं मिले। और मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी मिलती है जिसमें महिला पूजा करते हुए सब प्रमाण दिखाई है। पूजा करते हुए यहाँ कहीं भी किसी जगह
मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता है यहाँ बहुदेववाद। समाज आपने देखा, नगर नियोजन देखा, बहुदेववाद देखा। और इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक और उसकी मूलभूत विशेषता है, वह है व्यापार व्यवस्था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में चूंकि एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता होने के नाते यहाँ का व्यापार अत्यंत उन्नतशील था और यहाँ पर सेलखड़ी से बनी मुद्राओं का प्रमाण मिलता है और सेलखड़ी से बनी मुद्राओं का प्रमाण मिलता है। यानी आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार अत्यंत उन्नतशील था और राज्यों के भीतर था और राज्यों के बाहर था। यानी आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार अत्यंत उन्नतशील रहे। अब हम थोड़ा सा और इसके विषय वस्तु पर हम लोग चलते हैं। अब प्रश्न उठता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और उसकी मूलभूत विशेषता क्या है। अब वहाँ का समाज देखे, व्यापार देखे, नगर नियोजन को देखा गया। अब इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित और बड़े भूभाग पर फैली हुई थी। अब प्रश्न उठता है इसके बाद इसका काल निर्धारण क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण करना एक विद्वानों के लिए एक बड़ा कठिन काम था, क्योंकि इसकी लिपि का पढ़ा जाना नहीं रहा। इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं, जो किलाक्षर लिपि इसकी रही है, इसका अभी तक पढ़ा जाना नहीं रहा।